अस्सलामुअलैकुम। हम डिस्कस कर रहे थे रजिस्टर्स और हमने 2 से 3 रजिस्टर्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके उन प्रीवियस रजिस्टर्स का हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। आपके पास रजिस्टर आपको पता है टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होती है विद इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिट्स में होता है। जितना कम साइज होगा उतनी फास्ट उसकी एक्सेसिंग होगी, ये आपको पता है। उसके अलावा आपने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि भाई रजिस्टर्स आपके रजिस्टर के साइज से आपके ओवरऑल कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पता चलता है। 32 बिट है, 64 बिट है, 16 बिट है, 8 बिट्स है, कितने बिट्स का जो है आपका आर्किटेक्चर है। बेसिकली वो आपके रजिस्टर के साइज से पता चलता है। और हमने देखा था अगर हम अपनी सारी की सारी मेमोरीज कंप्यूटर के हम इसको रिप्लेस करवा दें किससे रजिस्टर्स के साथ, तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपने देखा था प्रोग्राम काउंटर। अच्छा जी, प्रोग्राम काउंटर क्या करता था, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि भाई सॉरी, आपके पास एक वो वाला डाटा है जिसको सीपीयू प्रोसेस कर रहा है मेमोरी से उठा के। सही है, मेमोरी से उसने कोई डाटा उठाया और उसको वो प्रोसेस कर रहा है। फर्स्ट कहना इसके पास अभी 2+3 कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी, ठीक है, और 2+3 इधर था, और यहाँ पे लिखा है आपके पास 4-3। ये इंस्ट्रक्शन है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका एड्रेस है 1001। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसने उठानी है वो है 1, ये कर ले। सही है, फर्स्ट करना इसका एड्रेस ये है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब क्या किया इसने, फर्स्ट एड्रेस पे जो पड़ा है वो ये है 2+3 जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट करवा रहा है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो वो एग्जीक्यूट करेगा वो ये वाली होगी, ठीक है। तो क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है ना वो प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, 1010। सही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करवानी है उसका एड्रेस लेके प्रोग्राम काउंटर अपने पास स्टोर करवा लेता है। ये डिस्कस किया हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या था, वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वही एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन रख लेता है, आईआर अपने पास रख लेता है। सेम डायग्राम, सीपीयू के पास आपके पास है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास है 2+3, ये 100 हो गया, ये 101 हो गया। मेमोरी एड्रेसेस है, कुछ भी हो सकता है इसका एड्रेस। सही, अभी हमने फर्स्ट कर लिया कि वो इस वाली इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जो पड़ी है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा है, 2+3। और अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट करानी है वो कौन सी है, वो थी 4-7 और 7-4, कुछ भी था बहरहाल। अच्छा, आई आर जो है वो क्या करेगा, वो करंट इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिस पे काम कर रहा है उसको अपने पास लेकर रखेगा। 2+3 आई आर के पास भी है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भी वही है। तो आई आर से आपको पता चल सकता है कि सीपीयू इस वक्त कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो ये मेमोरी के एड्रेसेस थे आपने देखा था, और ये इसके कंटेंट थे। तो पीसी प्रोग्राम काउंटर जो था वो एड्रेसेस उठा रहा था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रख रहा था, जबकि ये जो है आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा आपके पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सॉरी उस करंट इंस्ट्रक्शन के कंटेंट्स को होल्ड करके रखेगा। ये पढ़ा था आप। नेक्स्ट है आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको डिस्कस करते हैं। ये भी टेम्पररी तौर पर जो है आपके पास डाटा वैल्यूज़ को होल्ड करके रखेगा, और क्या करेगा, ये जो है ना बेसिकली 4 तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिनको जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, AX, BX, CX, DX। अब आपकी बुक में इसकी डिटेल मौजूद नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ वर्बली। AX इज फॉर एक्यूमुलेटर का जिक्र बुक में है आपके। BX जो है वो है बेस रजिस्टर, CX काउंटर रजिस्टर है, DX है डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। एक कोर्स होता है असेंबली लैंग्वेज का, जब आप वो पढ़ेंगे ना तब आप इन रजिस्टर्स को डिटेल में देखेंगे और आपको इनकी बहुत क्लियर कट जो है वर्किंग समझ आएगी, क्योंकि उसमें जो प्रोग्रामिंग है ना वो हम कर ही रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं डायरेक्टली। तो
इससे आपको और क्लियर कट पता चलेगा। मैं भी आपको बता देती हूँ, ये इसका कम्बिनेशन होता है। कैसे? AX है, AX मैंने कहा 2 बाइट्स का है, ठीक है। AX 2 बाइट्स का है, तो आप इसको हायर पार्ट और लोअर पार्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ जाएगा AH यानी एक्यूमुलेटर का हायर पार्ट, और ये आ जाएगा AL यानी एक्यूमुलेटर का लोअर पार्ट AH। ये टोटल साइज इसका था कितना? 2 बाइट्स। 1 बाइट का जो है ये आ गया हायर पार्ट, और 1 बाइट मैं पूरा लिख देती हूँ, 1 बाइट का हायर पार्ट और 1 बाइट का लोअर पार्ट, ठीक है। ये AH और AL हायर और लोअर पार्ट हो गया आपके पास। अब इसी तरह से BX को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं AX की जगह क्या कर दूं, सिर्फ B लिख दूं इधर, चलिए हम B लिख लेते हैं। ये आपके पास BX बेस रजिस्टर है। इसका भी हायर और लोअर पार्ट में डिवाइड करके इस्तेमाल करेंगे। क्या पर्पस है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बाद में पढ़नी है, आपके बुक का पार्ट नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर्स अगर आप इसके ड्रॉ कर देंगे कि भाई जनरल पर्पस रजिस्टर 4 किस्म के होते हैं, ज़्यादातर अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने में मदद दे रहे होते हैं, और ये 4 किस्म के होते हैं। AX विच इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटर, BX इज़ कॉल्ड बेस रजिस्टर, CX इज़ कॉल्ड द काउंटर रजिस्टर, DX इज़ कॉल्ड द डेस्टिनेशन रजिस्टर। 4 रजिस्टर्स होते हैं। आप इनको इनके पार्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हायर पार्ट और लोअर पार्ट। ये 2 बाइट्स का है तो ये 1 पार्ट का हो गया, यानी 8 बिट्स यहाँ पे और 8 बिट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। CX को भी इसी तरह से B की जगह C लिख दें तो ये आपके पास काउंटर रजिस्टर बन जाएगा, और C की जगह D लिख दें तो ये आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर बन जाएगा। इसका मतलब आप इसको 8 बिट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 बिट्स के अलावा आप इसको एज ए 16 बिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ होल। तो ये 16 बिट्स का है ना, 16 बिट यानी 2 बाइट्स। CX अच्छा जी, इसके अलावा आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपने इसको 32 बिट का इस्तेमाल करना है तो ये होता है AX BX ECX एंड देन EDX। सही है, आप लिख लीजिएगा इसको। ये हमने कहा ये कितने बाइट्स का है? ये 2 बाइट्स का था। 2 बाइट यानी 16 बिट्स। ये 16 का है तो ये 32 बिट का है, और अगर 64 का आता है ना तो इन सब के आगे क्या लिख जाता है? R लग जाता है। REAX REBX RECX इस तरह से हो जाएगा। तो ये 32 64 बिट में रजिस्टर्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से इसका हायर और लोअर पार्ट हो जाएगा। 32 बिट है तो 16 का क्या बनेगा? 16 बिट का हायर और लोअर पार्ट बनेगा। ऐसे विद इन कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज वैल्यू तो एज ए होल इस्तेमाल किया जा सकता है हायर और लोअर पार्ट को मिला के। ये हैं आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपको मदद देते हैं। 4 किस्म के रजिस्टर्स हैं, AX BX CX एंड DX। नेक्स्ट है आपके पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर वही है जो इसको भी हमने पीछे पढ़ा था। एक्यूमुलेटर जनरल पर्पस रजिस्टर ही है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डाटा एंड फॉर डूइंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए आपको एक्यूमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर उसके रिजल्ट के वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेटर में स्टोर होती हैं। अच्छा जी, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो किस में सेव हो जाएगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। ये तो आसान सा रजिस्टर था जिस देखी थी। अब है आपके पास स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो है वो क्या करता है? वो टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि स्टैक हमारे पास है क्या। तो हम पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आप इस डायग्राम को अपने पास नोट कर लीजिए ताकि जब हम आगे जाएं तो आपको ये वाली डायग्राम याद आ जाए जो भी मैंने बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है। ये आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है इधर। सही। अब व्हाट इज स्टैक? ये बेसिकली अरेंजमेंट है, कुछ अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। किसी भी तरह से आप उसको अरेंज कर दें। जैसे फर्ज करें मेरे पास एक ये बुक है आपकी कंप्यूटर साइंस की। अब इसी के साथ मैंने इसके ऊपर एक रजिस्टर प्लेस कर दिया,
सही है। अब इसी के ऊपर मैंने कोई और बुक प्लेस कर दी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। मल्टीपल बुक्स जो हैं मैंने एक साथ एक के ऊपर एक प्लेस करती चली गई तो ये क्या बन गया, मेरे पास स्टैक बन गया। जैसे आपने शादियों में देखा है वो प्लेट्स का स्टैक बना हुआ होता है, एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई होती है। तो स्टैक बेसिकली अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, किस तरह से अरेंज हुई हुई होती हैं। जो अरेंज हुई हुई होती हैं वो इस तरह से हुई हुई होती हैं कि ये फर्स्ट बुक आ गई, ये सेकंड बुक आ गई, ये थर्ड बुक आ गई, ये बुक 1 बुक 2। मैंने एक के ऊपर एक जो बुक प्लेस की थी ना, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको। ये बुक्स थी, ठीक है। फर्स्ट मैंने रजिस्टर प्लेस किया स्टैक में, सेकंड जो है मैंने आपने देखा कि सेकंड क्या प्लेस कर दिया मैंने, सेकंड मैंने बुक प्लेस कर दी उसके ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास स्टैक बन गया। अब चाहूँ अगर मैं इसमें तो मैं इसमें एक मोबाइल भी प्लेस कर देती हूँ ऊपर, ठीक है। ये 3 चीज़ों का स्टैक हो गया मेरे पास। अब स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो चीज़ लास्ट में आपने प्लेस की है वो सबसे पहले निकलेगी, सही है। जो सेकंड नंबर पे प्लेस की है वो क्या होगी, वो उसके बाद, और जो लास्ट में प्लेस की थी, जो फर्स्ट प्लेस की थी वो लास्ट में होगी। तो इसको कहा जाता है लीफो। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने देखा है ना, मैंने फर्स्ट प्लेट रखी, सेकंड प्लेट रखी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से रख दी। जो मैंने लास्ट में प्लेस की है ना वो सबसे पहले क्या होगी, रिमूव होगी। ये आपकी स्टैक की प्रॉपर्टी होती है। तो मेमोरी में इसी तरह का एक स्टैक होता है जिसमें आपकी ये डाटा पड़ा होता है, और उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि जो लास्ट में वैल्यू गई है वो सबसे पहले रिट्रीव करके आएगी। मेमोरी का वो पोर्शन जो लीफो की तरह एक्ट करता है उसे स्टैक कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखे एक के ऊपर एक, और जो सबसे आखिर में रखा है ऑब्जेक्ट वो सबसे पहले रिमूव होगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसमें से लास्ट में वैल्यू गई है वो सबसे पहले रिमूव होगी। ये स्टैक की प्रॉपर्टी है। अब स्टैक के 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। ये देखें, इसकी डायग्राम भी आ गई। ये कैफेटेरिया में ट्रेस का प्लेटर है, ये पेनीज का प्लेटर रखा हुआ है, स्टैक ऑफ शू बॉक्सेस और स्टैक ऑफ नियरली फोल्डेड शर्ट्स, एक के ऊपर एक शर्ट रखी हुई है। अच्छा जी, सॉरी, नीटली फोल्डेड शर्ट्स, सही है। बहुत नीटनेस से ये फोल्ड हुई हुई है और इनको एक के ऊपर एक प्लेस किया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके पास ये सारी स्टैक की एग्जांपल्स हैं। मेमोरी, जो आपकी मेन मेमोरी है रैम, उसका भी कुछ एक पोर्शन है जो एज अ स्टैक काम करता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी वैल्यू उसमें लास्ट में प्लेस करेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगी, सही है। जो सबसे लास्ट में प्लेस की वो सबसे पहले रिमूव हुई। अब फंक्शन के 2 तरह, स्टैक के 2 फंक्शंस होते हैं। क्या क्या, एक आपके पास स्टैक का फंक्शन होता है पुश, एंड सेकेंड होता है पॉप। व्हेन वी आर इंसर्टिंग समथिंग इन द स्टैक, जब हम स्टैक के अंदर कुछ रख रहे होते हैं, जैसे फर्ज करें मेरे पास एक ट्रेस का स्टैक है, मैंने एक ट्रे रखी, दूसरी ट्रे रखी। जब मैं ट्रे रखूंगी ना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब आप कोई चीज़ डाल रहे होते हैं स्टैक के अंदर तो वो कहलाता है पुश, पुशिंग समथिंग इन द स्टैक। जब आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर रहे होते हैं तो वो पुश का फंक्शन कहलाता है स्टैक में। और जब आप कोई भी चीज़ रिमूव कर रहे होते हैं स्टैक से तो वो कहलाता है पॉप, सही है। when you are inserting something in the stack, the function is called push, or when you are deleting something in the stack from the stack, sorry, is called pop. अब आपके पास पुश और पॉप हो गया। पुश क्या, जब आपने इंसर्ट किया, पॉप क्या, आपने कोई भी चीज़ डिलीट की स्टैक से। अब आपके पास जब स्टैक के अंदर कोई भी चीज़ पुश की जाती है तो पहले मैं आपको एक functions of stack ये रहे। पुश is term for inserting something in the stack and is done by incrementing the stack pointer। अब देखिए, हम रजिस्टर की बात कर रहे थे और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की बात कर रहे थे। उससे पहले स्टैक पढ़ना आपके लिए ज़रूरी था कि स्टैक होती क्या चीज़ है, वो आपको समझ आ गया। उसके 2 फंक्शंस थे वो भी समझ आ गए। अब फंक्शन में एक पॉइंट ये है, बाय इंक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर और डिक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर। ये हम तब आपको समझ आएगी जब आप स्टैक पॉइंटर पढ़ेंगे। तो हम स्टैक पॉइंटर समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास आ गया एक स्टैक, सही है। ये आपके पास एक ट्रे है, ये आया 2 3 4 5, सही है। ये वैल्यूज मुझे इंसर्ट करवानी है स्टैक में। पहले मुझे 2 इंसर्ट कराना है, तो जो 2 मैं इंसर्ट कराऊंगी वो कहाँ आएगा, सबसे नीचे।
जब मैं 3 इंसर्ट कराऊंगी वो कहाँ आएगा, 2 के ऊपर। फिर जो मैं 4 इंसर्ट कराऊंगी वो इधर आएगा, और जो मैं 5 इंसर्ट कराऊंगी वो इधर आएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या करवाया है, मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों पे पुश का फंक्शन अप्लाई कर दें। सही है, पुश करवा दें इन वैल्यूज़ को। तो टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है, 5, और वो रजिस्टर जो टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉइंट करता है स्टैक की, वो कहलाता है SP, द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। SPR और द SP। SP क्या है, स्टैक पॉइंटर, ऐसा रजिस्टर जो आपके स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को जो पॉइंट कर रहा होता है, वो कहलाता है स्टैक पॉइंटर। जब भी आप कोई वैल्यू पुश करते हैं, देखें सबसे पहले मैंने इसमें क्या पुश किया, सबसे पहले मैंने इसमें 2 पुश किया, तो आपका SP किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट करने लगा। SP किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, अब मैंने इसमें दूसरी वैल्यू इंसर्ट की, अब मैंने इसमें 3 इंसर्ट किया, तो आपका स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगा, अब आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो 3 को पॉइंट करने लगा। सही है, अब आपका स्टैक पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पुश का फंक्शन अप्लाई करते हैं किसी भी स्टैक के ऊपर, सही है, जब आप कोई भी चीज़ पुश कर रहे होते हैं स्टैक में, तो क्या होता है, उससे इंक्रीमेंट हो जाती है SP की वैल्यू। देखें SP पहले नीचे था, 2 को पॉइंट कर रहा था, जैसे ही मैंने 3 किया SP क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ऊपर चला गया। इसी तरह से अब जैसे ही मैं इसमें 4 इंसर्ट करवाऊंगी, स्टैक पॉइंटर वैल्यू क्या होगी, और ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब जब मैं 5 इंसर्ट कराऊंगी तो वो 5 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी वैल्यू पुश करवाते हैं स्टैक में, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है। और जैसे ही आप स्टैक के अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव करवाते हैं, यानी पॉप करवाते हैं, जब आप पॉप का फंक्शन लिखेंगे, अब पुश करवा दिया, पुश मिटा दें और यहां लिख दें पॉप। सही है, इस ट्रे को खाली कर देते हैं हम। ठीक है, स्टैक पॉइंटर अभी 5 को पॉइंट कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म करना है मैंने पॉप का। मैंने फर्स्ट वैल्यू पॉप की तो मेरे पास आ गया 5। जैसे ही 5 आया, वैसे ही स्टैक पॉइंटर जो था वो किसको पॉइंट करने लगा, ये वाली वैल्यू तो चली गई। अब आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट करने लगा किसको, 4 को। अब आपका स्टैक पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जैसे ही वैल्यू मैंने पॉप करवाई, वैसे ही स्टैक पॉइंटर क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एक कम हो गई। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप क्या करते हैं, वैल्यूज पुश करते हैं, वैसे वैसे आपकी स्टैक पॉइंटर बढ़ता चला जाता है। सही है, वो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट, उसी टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है ना। तो आप कोई और चीज़ डालेंगे तो अब वो वाली वैल्यू जो है वो टॉप हो जाएगी और वो उसको पॉइंट करने लगेगा, इस तरह से। अब आपके पास जो आपका स्टैक था, आपने 5 करवाया, पॉप करवाया, तो अब वो नीचे चला गया। पॉप करवाने से स्टैक की वैल्यू, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी एक कम हो जाती है वैल्यू। अब मैं इस पे पॉप का फंक्शन ही अप्लाई करती जाती हूँ लाइन से। अब SP की वैल्यू यहाँ आ गई, अब मैंने क्या पॉप करवाना है, नेक्स्ट पॉप कराना है 4। जैसे ही 4 पॉप होगा, स्टैक यहाँ से खाली हो जाएगा। सही है, और स्टैक एम्प्टी हुआ, पहले वो 4 को पॉइंट कर रहा था, अब वैल्यू किसको पॉइंट करेगी, बिल्कुल अब ये 3 को पॉइंट करने लगेगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू रिमूव करवा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो आपने पुश का और पॉप का दोनों के फंक्शंस याद रखने हैं। पुश करवाएंगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, पॉप करवाएंगे तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। अच्छा जी, एक और चीज़ जो आपने स्टैक के बारे में याद रखनी है, देखें आपने कहा होमोजीनियस अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का विच इज़ कॉल्ड स्टैक। सही है, होमोजीनियस मतलब एक जैसी। ठीक, अगर आपने ट्रे का स्टैक बनाना है तो सारी ट्रेज ही होनी चाहिए। अगर आपने किसका बनाना है, प्लेट्स का स्टैक बनाना है, तो आपके पास फोल्डिंग, सॉरी फोल्डिंग कह रही है, तो आपके पास सारी
प्लेट्स ही होनी चाहिए, होमोजीनियस कलेक्शन होना चाहिए, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके कलेक्शन को आप स्टैक कहते हैं, उसके अरेंजमेंट को आप स्टैक कहते हैं। ये हो गया। अब आपके पास जब स्टैक फुल होता है ना, तो उसे कहते हैं ओवरफ्लो। सही है। स्टैक फुल है, जैसे आप सोचें 1 kg का बैग है, आपने 1 kg का मटेरियल उसमें डाल दिया, अब वो फुल हो गया। जब आप और कुछ डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जब स्टैक फुल होता है और आप उस फुल स्टैक में कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो कहलाता है। अब अगर आपका स्टैक खाली है, सही है, आपका स्टैक खाली है और आप उसमें कुछ से कुछ फिर भी पॉप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं और आप उसमें से पॉप कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, अंडरफ्लो। एक मैंने कहा ओवरफ्लो, देखिए मैं समझाते हुए ध्यान रख रही हूँ कि कोई भी ऐसी टर्म हो जो मैं न्यू इस्तेमाल करूँ वो आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ बीच में से मुझसे ऐसी स्किप हुई है तो आप मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, ओवरफ्लो क्या था, स्टैक ऑलरेडी फुल है और मैं उसमें और चीज़ें पुश करवा रही हूँ तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो कहलाएगा। पॉप क्या चीज़ है, मेरा स्टैक एम्प्टी है, मैं उसमें से फिर भी कुछ पॉप कराने की कोशिश करवा रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, अंडरफ्लो। तो जी जनाब, आपके पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर कौन सा था, स्टैक पॉइंटर आपके पास वो रजिस्टर था जो आपके टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पॉइंट कर रहा हो, वो कहलाता है आपके पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपके पास अब क्या है, लीफो। ये वही सारा स्ट्रक्चर है जो मैंने स्टैक का आपको अभी बताया है। बॉटम है, टॉप है स्टैक का, स्टैक पॉइंटर टॉप मोस्ट वैल्यू को क्या कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। स्टैक पॉइंटर का फंक्शन क्या है, इट पॉइंट्स द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। सही है, किसको पॉइंट करेगा, टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्टैक क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप स्टैक कहते हैं। आप उसमें एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे कैफेटेरिया की ट्रेस की एग्जाम्पल दी हुई थी इसमें, और क्या दिया हुआ था, कॉइन्स का एक स्टैक बना हुआ था, प्लेट्स का स्टैक कर दें, बुक्स का स्टैक बना दें, कुछ भी बना दें। उसके अलावा उसके फंक्शंस डिफाइन कर दीजिएगा। पुश, व्हेन वी आर इंसर्टिंग समथिंग इन द स्टैक इट्स कॉल्ड पुश, और जैसे ही हम कोई वैल्यू पुश करते हैं स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है उसकी वैल्यू में। और पॉप क्या है, pop is another function of stack. When we are deleting something from the stack is called pop. The function is called pop. और जब भी हम कोई भी वैल्यू पॉप कराते हैं स्टैक से तो आपकी स्टैक पॉइंटर जो है वो एक वैल्यू कम हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है उसमें। ये पूरी कहानी स्टैक की थी। ये एक रजिस्टर है पूरा जो हम जिसमें मैंने आपको स्टैक भी कवर करवा दिया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्टैक पॉइंटर पढ़ा देती और बाद में मैं आपको स्टैक पढ़ाती ना तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रखी हैं। बुक में अलग अलग बताई हुई हैं, लेकिन मैंने जो अरेंज किया था लेक्चर वो एक साथ ही किया था ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टैक है क्या बेसिकली। सही है। आपके पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपके पास इस तरह का रजिस्टर है जो उस मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा। मैं आपके पास पहले मेमोरी लगा दूं, मेमोरी बना दूं। अच्छा जी, आधा टाइम तो मेरा मेमोरीज और रजिस्टर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ड्रॉ करने में चला जाता है। ये देखें, ये आपके पास मेमोरी हो गई, ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सही है, ये आपके पास आ गया CPU। अब देखिए मैं रजिस्टर्स अलग तो नहीं बना सकते, रजिस्टर्स ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है। मैंने यहाँ पे रजिस्टर बना दिया MAR। याद रखिएगा वो डाटा 1001 100 0001 4 टाइम्स 01 इस तरह के एड्रेसेस नहीं होते हैं। ये बस जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके पास लिख रही हूँ 2 3 4। अब देखें, ये आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका कोई डाटा मेमोरी से रीड करवा रहा है। फर्स्ट करें ये वाला डाटा है जो 3,
रीड करवा रहा है, इस यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी है फर्स्ट करें 3+5, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करवा रहा है, रीड करवा रहा है, तो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, उसका एड्रेस रखेगा, उस मेमोरी का एड्रेस रखेगा जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहा है। इससे तो रीड करवा रहा है ना वैल्यू, सही है, तो इसका उसने रख लिया 1000001, सही है, इसका एड्रेस उसने अपने पास रख लिया। वो मेमोरी लोकेशन, वो करंट मेमोरी लोकेशन जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहा है, उसका एड्रेस जो है MAR अपने पास रखता है। यहां लिख दिया मैंने एड्रेस। MAR क्या करेगा, MAR इस एड्रेस को अपने पास रखेगा, 3+ ये क्या है 4 5 था, 3+4 जो है वो अपने पास उसने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। MAR ने क्या किया, उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करवा लिया। वो करंट लोकेशन, वो मेमोरी की करंट लोकेशन जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाहे, उसका एड्रेस जो है MAR रख लेता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं, सही है, याद रखिएगा। अगर आपके पास MBR के नाम से पूछा जाए या MAR के नाम से पूछा जाए, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों मतलब सेम नेम्स हैं, एक ही रजिस्टर के दो नाम हैं, MBR और MAR। क्या करेगा, वो करंट मेमोरी लोकेशन जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहा है, उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखेगा, सही है। अभी तो उसने रीड करवा लिया, मैं इससे राइट करवाती हूँ कुछ। सभी कुछ मिट गया, देखा, चले हम इसको रिमूव ही कर देते हैं। अब देखिए, मुझे करना है, ये है 100, ये है 101, ये मेरे पास मेमोरी लोकेशन आ गई। अभी रीड करवाया था डाटा मेमोरी से, अब राइट करवाते हैं। राइट मतलब कुछ सेव करवाना है। इसके पास कोई आंसर आया है 5 और इसको रखना है मेमोरी के अंदर इस एड्रेस के ऊपर, इधर सेव करवाना है। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट करवाना चाह रहा है। तो MAR का क्या काम है, कोई भी ऐसी मेमोरी लोकेशन, करंट मेमोरी लोकेशन जिसका डाटा, जिस पे या तो रीड करवा रहा है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ, या राइट करवा रहा है, उसका डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने पास होल्ड करके रखता है, सही है। तो इस बार MAR में क्या आएगा, इस बार MAR में जो है वो आ जाएगा 101, सही है। ये आपके पास था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी, लेकिन मुझे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इधर ही बताती हूँ। अब है आपके पास MDR, सही है। MDR क्या करेगा, वही करंट मेमोरी लोकेशन जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा रीड या राइट करवाना चाह रहा है, उसका एड्रेस MAR के पास होगा और उसका डाटा या कंटेंट जो है वो होगा MDR के पास। MAR के पास इसका एड्रेस चला गया कि भाई 101 पे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहा है, ठीक है। और उसका जो कंटेंट है जो वो रीड या राइट करवाना चाह रहा है, राइट क्या करवाना चाह रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 5 सेव करवाना चाह रहा है इस वक्त उस वाली मेमोरी लोकेशन पे। तो इसका कंटेंट कौन रखेगा, MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर। आप नाम से याद रखिएगा, जो डाटा कैरी करेगा, जो डाटा अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, वो मेमोरी डाटा रजिस्टर करंट मेमोरी लोकेशन का, जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहा है, और उसका डाटा MDR के पास होगा और उसका एड्रेस MAR के पास होगा। देखें, ये वाला एड्रेस किसने उठा लिया, MAR ने उठा लिया, और इसका डाटा किसने उठा लिया, MDR ने उठा लिया।